नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय रही है, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर, या फिर मौसम, मानसून या बारिश से जुड़ी तमाम बड़ी खबर हो, तमाम बड़े अपडेट से हो, क्योंकि ये सभी खबरें आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी थोड़ी ही देर में हमको ज्वाइन करेंगे, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी का रुख कर लेता हूं। सूरज जी, आज वो बड़ी खबरें कौन सी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हर खासो आम के बीच में चर्चा का विषय तो रही है, लेकिन अखबारों में खास हेडलाइंस बनी है? देखिए मनीष, जिस तरह से अमेरिकी चुनाव की यदि हम बात करें तो लंबे समय से अमेरिकी चुनाव को लेकर के पूरे दुनिया में चर्चा है और चर्चा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से पहली डिबेट हुई थी अमेरिकी चुनाव को लेकर के जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में, उस डिबेट के बाद से लगातार ये चर्चाएं बनी रही हैं और उसके बाद जो बाइडेन के चुनाव से जुड़े रहने की खबरों की व्यवस्था में लगातार सामने आ रही है। लेकिन अभी यहाँ एक चीज बड़ी सामने आ रही है कि जो बाइडेन जो हैं उनको ये कई बार बात हो रही थी कि उनका चुनाव से हट जाना सही होगा तो उनकी जगह कौन लेगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि पहले कहा था कि मैं चुनाव से नहीं हटूंगा, फिर उनका बयान आया कि यदि डॉक्टर मुझे अनफिट घोषित कर देते हैं तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। तो अब ये बात सामने आ गई है क्योंकि जो बाइडेन की उम्मीदवारी छोड़ने को लेकर के जो बात सामने आई थी कि 65% लोग उनके खिलाफ हैं। यहाँ तक कि ओबामा ने भी कह दिया था कि वो अपनी दावेदारी छोड़ दें, उम्मीदवारी छोड़ दें। तो अब बात आई है कि उनको तीसरी बार कोरोना हो गया है और अब उम्मीद है कि वो मैदान से हट जाएंगे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि यदि डॉक्टर मुझे अनफिट घोषित कर देते हैं तो मैं चुनाव मैदान से हट जाऊंगा। तो इस तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो लगभग अब उम्मीद बताई जा रही है कि बढ़ सकते हैं। हालांकि उनकी जगह कौन लेगा इसके कई दावेदार हैं और सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो आ रहा है कमला हैरिस का, क्योंकि कमला हैरिस भारतवंशी हैं और उनको भारतवंशी होने का लाभ मिल सकता है। क्योंकि यहाँ एक बात जरूर सामने आ रही है, यदि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कन्वेंशन अगस्त के मध्य बीच में होना है तो इससे पहले उम्मीदवारों का निर्णय जरूरी है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें अमेरिकी चुनाव को लेकर के कि ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसके बाद में वहाँ सियासी समीकरण कुछ और नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हम वहाँ देखा जा रहा है कि उसके बाद में जब सभा में पहुंची और उन्होंने एक गोली उनके कान के बिल्कुल छूते हुए गुजरी थी और उसके बाद में वो कान पर पट्टी लगा करके जनता के बीच आए थे। तो अब उनके जो समर्थक हैं वो समर्थक भी जो हैं कान पर पट्टी लगा करके आ रहे हैं वहां पर। और वहां जिस समर्थकों के बीच में जब वो जा रहे हैं सभा को संबोधित कर रहे हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो भी कान पर पट्टी बांध कर आ रहे हैं और उनके समर्थन में ये इस तरह की बात देखी जा रही है। दूसरी तरफ उनकी जो पोती है काई, एक सभा में मिल्वाकी में जब नेशनल कन्वेंशन हुआ था रिपब्लिक पार्टी का, तब उसमें उनकी पोती ने जो भाषण दिया था उस भाषण को सुनकर के ट्रंप भी जो हैं तो वो भावुक हो गए थे। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि बांग्लादेश में भी जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं कि जहां प्रदर्शनकारी के निशाने पर पुलिस है और पुलिस जो है पुलिस और उनके बीच में मुठभेड़ हो रही प्रदर्शनकारियों के बीच में, तो अब वहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि नौकरियों में जो आरक्षण था, आरक्षण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और छात्रों ने बांग्लादेश को बंद करने का आह्वान किया था। इस दौरान कई जगह पर
हिंसक झड़पें हुई हैं और छात्रों ने पुलिस और छात्रों के बीच जो झड़प हुई है, तो कई जगह देखा कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है और सड़कों पर बख्तरबंद वाहन दिखे हैं। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उन्हों एक अधिवेशन में वो गए थे और अधिवेशन में उन्होंने बोला है कि समाजवादी मॉडल लाने की बात कही है। क्योंकि बीजिंग में जो तीसरा अधिवेशन चल रहा है, थर्ड प्लेनरी मीट वहाँ पर आयोजित की जा रही है। हालाँकि वो कल खत्म हो गई है, तो इसमें उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के ने आर्थिक मंदी को रोकने के लिए व्यापक सुधारों की बात कही और व्यापक सुधारों का जो एजेंडा पारित किया है, उसमें अधिवेशन में जिनपिंग ने कहा है कि मंदी रोकने के लिए समाजवादी मॉडल लाएँगे और राष्ट्रपति जिनपिंग के नेतृत्व को बरकरार रखने पर भी जोर दिया गया है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूँ कि मनीष, जिस तरह से देश में यदि हम देख रहे हैं तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो सियासत में हो या आम गलियों में जो जिसकी चर्चा है, वो मुद्दा है नीट का। और नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि सबके नंबर ऑनलाइन करना होगा। आज शनिवार तक का समय दिया गया है कि कहाँ से कितने छात्र पास हुए हैं और उसका पता चल सकेगा। तो सेंटर वाइज़ और सिटी वाइज़ रिजल्ट बताने की उन्होंने बात कही है। हादसे की खबर का ज़िक्र करना चाहूँगा मनीष कि डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 जो डिब्बे हैं वो पटरी से उतर गए थे और इस हादसे में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। हालाँकि लोको पायलट जो थे उनका कहना था कि उन्होंने एक धमाका सुना था और धमाके के बाद में यह हादसा हुआ है। एक आखिरी खबर का ज़िक्र करना चाहूँगा कि जम्मू में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ रहे हैं और एक ही दिन में 3 मुठभेड़ हुई हैं आतंकियों के सुरक्षा बलों के बीच में, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए हैं, 2 जवान घायल होंगे। एक विश्लेषण वहाँ से ज़रूर सामने आ रहा है कि जम्मू और जैश में लश्कर का जो नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन अब 20 साल पुराना जो नेटवर्क है वो फिर से एक्टिव हो गया है और ये जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि उनके मददगार कौन है? आतंकियों के जो स्थानीय मददगार हैं, उनको ढूँढने का जो अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही 7,000 सैनिकों को मैदान में उतार करके स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को उतार करके जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, उसमें एक एंगल और देखा गया कि जो स्थानीय मददगार हैं, वो कौन है, उनको खोजने का अभियान जारी है। साथ ही ये उसमें ये बात सामने आई है कि उनका जो नेटवर्क था, वो 20 साल पुराना नेटवर्क था, उसको दोबारा एक्टिव किया गया है, जिस कारण से ये हमले हो रहे हैं। जी, मनीष। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी है। राजेश जी, आपसे समझना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जो हर खास अवाम के बीच में चर्चा का विषय तो है ही, लेकिन यहाँ अखबारों की दुनिया में भी खास हेडलाइंस बनी हैं। हाँ बिल्कुल मनीष, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई, कई उसमें ऐसे अहम प्रस्ताव रहे जिसको मंजूरी मिली है। सबसे जो खास प्रस्ताव था वो पेंशनर्स का महंगाई राहत भत्ता का प्रस्ताव था, जिसमें 4% इसको बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ एक प्रस्ताव और जो बैकलॉग पद हैं उसको भरे जाने को लेकर था और अब सरकार 1 साल में बैकलॉग के 10,000 पद जो कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को इसमें फायदा मिलेगा, वो भरा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने अगले 1 साल में प्रदेश भर में बैकलॉग के खाली पड़े 10,000 पदों पर भर्तियां करेगी। सीधा फायदा एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों से को इसका होगा। और कैबिनेट में गुरुवार को बैकलॉग जो कैरी फॉरवर्ड के पदों को भरने विशेष भर्ती अभियान इसके लिए चलाया जाएगा। इसकी जो सीमा है उसको 1 साल बढ़ाया गया है। अब इस भर्ती अभियान की समय सीमा 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 30 जून 2025 तक रहेगी। और यहाँ बता दें कि प्रदेश में बैकलॉग के कुल 17,000 पद हैं, जिनमें से 7,000 पद भरे जा चुके हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को दे जो महंगाई राहत भत्ता है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, उसको 4% बढ़ाया गया है। 1 जुलाई 2023 से 7वें वेतनमान में 4% वृद्धि को मंजूरी मिली है। इसके अलावा जो अहम एक प्रस्ताव और था जिसका जिक्र मैंने पहले कल भी किया था कि जो कैश ले जाने वाली गाड़ियां हैं उसमें 5 करोड़ रुपए ही लिए जा सकेंगे। इसको लेकर जो प्रस्ताव था उसको हरी झंडी मिली है, क्योंकि एटीएम या बैंकों के लिए कैश इधर से उधर ले जाने वाली गाड़ियों के लिए अब मध्य प्रदेश में नए नियम होंगे। शहरों में रात 9 बजे और ग्रामीण इलाकों में शाम 7 बजे के बाद कैश का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। यदि गाड़ी में 10 करोड़ रुपए तक कैश है तो उसमें 2 गार्ड अनिवार्य होंगे। यदि कैश से इससे ज्यादा है तो
गाड़ी में हथियारों से लैस 2 गार्ड, ड्राइवर सहित 2 जो कर्मचारी हैं, सीसीटीवी, लॉकर, कम्युनिकेशन का स्ट्रॉन्ग सिस्टम और जीपीएस ट्रैकिंग होना जरूरी होगा। ये सुरक्षा की दृष्टि से ये निर्णय लिया है कैबिनेट में। एक और खबर है कि जिस तरह से प्रदेश के जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, उनमें 10 जिलों में सरकार अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज शुरू करेंगे। इसके लिए कटनी, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, सीधी, खरगोन, पन्ना, बैतूल, भिंड और मुरैना जिले का चयन किया गया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू इसके लिए कर दी गई है। यहाँ राज्य सरकार निजी निवेशकों को अपना जिला अस्पताल उपलब्ध कराएगी। जिन जिला अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर्स हटा लिए जाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टर ही इसका संचालन करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दिशा में ये सरकार का कदम है। इसमें 5 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को भी मिला ले तो इसके बाद प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर लगभग 42 हो जाएगी। तो ये अहम खबर मनीष इससे जुड़ी ये है। दूसरी तरफ एक खबर और है कि जिस तरह से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को अब राज्य सरकार की मंजूरी के बिना मध्य प्रदेश के अफसरों और शासकीय कर्मचारियों की जांच नहीं कर पाएगी। चालान या कानूनी कार्यवाही के लिए उसे मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेना आवश्यक होगा। और मंगलवार को जिस तरह से गृह विभाग ने इसकी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है, इसमें मध्य प्रदेश में काम कर रहे केंद्र सरकार के अफसर कर्मचारियों पर सीधे कानूनी कार्यवाही के लिए सीबीआई को सहमति दी गई है। जी बिल्कुल ठीक है। और चलिए रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है, अखबारों में फ्रंट पेज पर छपी हुई है। मनीष जी, आज सभी लगभग अखबारों में प्रमुखता से भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के जो रुख है उससे जनता को परिचित कराया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली वारदातें बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। बीती दिवस बीजापुर में एक एनकाउंटर में पुलिस नक्सली सीधी मुठभेड़ हुई थी। इसमें 2 जवान शहीद हो गए और 4 घायल बताए गए थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय देर रात अस्पताल में जाकर इन घायल जवानों का हालचाल लिया। उन्होंने शहीद परिवारों के लिए उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। ऐसे समय यहाँ राजनीति भी देखने को मिल रही है और इसका मूल कारण है कि अब 6 माह राज्य सरकार को बीत चुके हैं। लगभग हनीमून पीरियड खत्म हो गया, हालांकि इस बीच में लोकसभा चुनाव बीते। तो नक्सली नीति सरकार की, बीजेपी सरकार आखिर नक्सलियों को लेकर किस तरह की रणनीति अपना रही है, ये गौरतलब है। सभी प्रमुख अखबारों में इसी ओर ध्यान दिलाया गया है, क्योंकि जिस तेजी से नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार दावा कर रही है कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर ये समुचित इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, तो ये एक बड़ा जो सरकार का कदम है, इस ओर लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। दरअसल अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चारों तरफ अभी मुठभेड़ चल रही है नक्सलियों से। महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है वहां गढ़चिरौली इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। C-64 जो कमांडो था महाराष्ट्र पुलिस का, उसने ये मुकम्मल कार्रवाई की है। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर सभी दल जो हैं वो एक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जिस बड़े पैमाने पर बीते 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार ने अपना जड़ें जमा ली हैं, उसे लेकर विष्णुदेव साय सरकार आखिर क्या कदम उठा रही है। तो कल एक कार्यक्रम में विष्णुदेव साय ने जनता को बिल्कुल भरोसा दिलाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने एक बार फिर इस बात को कहा है कि पुराने मुख्यमंत्री हैं, पुरानी सरकार है, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार की खुली छूट थी, जिसके कारण शराब घोटाला, कोल स्कैम घोटाला, DMF घोटाला और विभिन्न विभागों में और बड़े घोटाले हुए हैं। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने है कि किस तरह सरकारी अफसरों को और नेताओं को मुकम्मल उनके खिलाफ कार्रवाई कर सरकारी धन की वापसी कराई जाए। तो इस ओर भी लोगों की निगाहें लगी हुई है कि आखिर भ्रष्टाचार को लेकर
राज्य सरकार किस तरह के कदम उठाती है और वो कदम कैसे उठते हैं, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि सरकार के कदम बहुत भारी होते हैं, कभी कभार इतने ठोस होते हैं कि कभी कभार उठ पाते हैं। अब यहाँ कार्रवाई जारी है। 5 साल बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईओडब्ल्यू को फ्री हैंड कर दिया गया है और बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की है। कई एसडीएम को उन्होंने रिश्वत लेते पकड़ा है, तो पटवारी और अब बड़े अफसरों की तरफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मनीष जी, उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं, जहां से महेश सैनी जी बताएंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरें, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। महेश जी, उत्तराखंड की बड़ी खबर कौन सी है जो अखबार में खास हेडलाइंस बनी है, अखबारों में फ्रंट पेज पर छपी है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं, कल देर रात तक कैबिनेट मीटिंग चली है उत्तराखंड की। उसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं। कृषि विभाग अब 5 लाख तक के लोन पर स्टाम्प शुल्क नहीं ले पाएगा। किसान को ये बहुत बड़ी राहत है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, विद्युत विभाग में ग्रेजुएटी की सीमा जो 25 लाख तक कर दी गई है, जो बहुत बड़ा एक निर्णय माना जा रहा है। तो वहीं जो 4th क्लास सचिवालय प्रशासन के कर्मचारी हैं, पूरी उनकी पुरानी नियमित नियुक्ति का लाभ उनको मिल सकेगा। 62 कर्मचारी इसमें लाभान्वित होंगे। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश एटॉमी एक्ट 1956 के तहत अब लावारिस जो सब है, उनके डीएनए सैंपल फोटो पब्लिश करने के 15 दिन बाद एसएसपी की अनुमति के शोध के लिए मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा, अभी तक जो दिक्कतें आती थी पुलिस के सामने, उसका में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो साथ ही आपको बता दूं, पिथौरागढ़ हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को 240 यानी कि 480 नर्सों का भर्ती करने का अनुमोदन मंत्रिमंडल ने कर दिया है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि अब जो पर्चा है, ओपीडी का जो पर्चा है, वो 20 रुपए का हो जाएगा। पहले ये 28 रुपए का हुआ करता था। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चंपावत और जो एनसीसी की 2 बटालियन है, इंडिपेंडेंट कंपनियां हैं, वो शुरू कर दी जाएंगी। वो पहले स्थगित कर दी गई थी राज्य सरकार द्वारा। तो साथ ही आपको बता दूं, नैनी सैनी यहाँ पर एयरपोर्ट है, उसका संचालन अब राज्य सरकार करेगा। नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखंड की तरफ से अब ये संचालन किया जाएगा। तो वो आपको एक और बात बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है, वो है ग्राम्य विकास के अंतर्गत जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड में प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं है, उसके वित्तीय निगम ढांचा बनाने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है। तो 4 धाम के से जो आजकल चल रहा है, आपने देखा होगा कि केदारनाथ धाम के ऊपर पूरा चल रहा है, उसमें कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया है कि इससे मिलता जुलता ट्रस्ट समिति आदि यदि कोई बनाता है, तो उसकी विधिक सहमति जो बनाने में कोई भी रुकावट ना हो, उसके लिए एक राय बनाई दी जाएगी। तो साथ ही आपको बता दूं कि जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं उत्तराखंड के, वो 5 लाख तक के जो टेंडर हैं उनको दिए जाएंगे। बाहरी व्यक्ति को ये 5 लाख के टेंडर नहीं दिए जाएंगे। तो सरकारी विश्वविद्यालय में स्टडी फॉर हिंदूज के माध्यम से एक शोध कार्य स्टार्ट होगा। वो किस विश्वविद्यालय में स्टार्ट होगा, अभी तक उसका जानकारी नहीं दे पाई है। लेकिन जो सचिव हैं शैलेश बगोली, उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का पहला एक राज्य बनेगा जहां स्टडी फॉर हिंदूज के लिए एक सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें शोध कार्य भी होंगे। तो अगस्त माह का जो विधानसभा सत्र है, वो गैरसैंण में होगा या उत्तराखंड की राजधानी जो अस्थायी राजधानी है, यहाँ पर होगा। ये निर्णय भी अभी मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया। तो साथ ही आपको बता दूं, औद्योगिक विकास के विभाग जो सिडकुल के कर्मचारी आते हैं, उनका जो वेतनमान है, वो 7वें वेतनमान के तहत उन्हें मकान बना दिया जाएगा। जी मनीष, ये प्रमुख रहा है कैबिनेट में कल। बिल्कुल ठीक है। और चलिए उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो हर एक अखबार में खास हेडलाइंस बनी है, चर्चा का विषय रही है लोगों के बीच भी? मनीष जी, बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया था, और ट्वीट के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी उन्होंने। फिर यूपी में भाजपा में सियासी खींचातानी के कयास लगाए जा रहे हैं, और चंदौली के जो सैयद राजा सीट से बीजेपी विधायक सुशील सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया और कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और किसी भी दल में
संगठन भी सरकार बनाता है। और बीजेपी विधायक सुशील ने यह भी कहा कि हमारी जानकारी में संगठन में कोई समस्या नहीं है। यह जरूर है कि बीते चुनाव में जो परिणाम आया उससे थोड़ा हमारे अनुसार परिणाम नहीं आए, लेकिन वास्तव में सरकार से बड़ा कोई संगठन नहीं होता है और किसी भी दल में संगठन ही सरकार बनाता है। अगर कोई भी विधायक, कोई भी व्यक्ति को कुछ समस्या आती है तो यह उनका विषय। वहीं मैं बात करूंगा कि लोकसभा चुनाव में धमाल मचाने के बाद में एक बार फिर दो लड़कों की जोड़ी साथ दिखने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दूं मनीषी की यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि गठबंधन के तहत सपा को 7 सीटें जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बता दूं कांग्रेस सूत्रों की ने पुष्टि की है कि कांग्रेस और समाजवादी इस साल के अंत में गठबंधन करके यूपी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों पार्टी के शीर्ष नेता संसद सत्र के बाद मिलेंगे और जानकारी के अनुसार कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए सीटें छोड़ने पर भी विचार कर सकती है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 5 पद पहले सपा और 3 पर भाजपा और एक पर भाजपा के सहयोगी रालोद भारत पार्टी का कब्जा था। वहीं मैं बता दूं मनीष जी की जो पुलिस कस्टडी में यूपी में जो मौतें हो जाती उसको लेकर जो शांत कुमार डीजीपी ने सख्त आदेश दिए, थानेदारों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा है कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर प्रताड़ना की संभावना घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं और उन्हें बताया कि पूछताछ से पहले क्या क्या करना है। तो इस पर उन्होंने काफी सख्त आदेश दिए। उन्होंने कहा है डीजीपी प्रशांत कुमार ने कि पुलिस हिरासत में होने वाली मृत्यु या प्रताड़ना की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उनका कहना है कि थानों पर किसी अभियुक्त या व्यक्ति से पूछताछ को कार्य मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करते हुए अत्यंत धैर्यपूर्वक किया जाए और प्रत्येक पूछताछ थाना प्रभारी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर द्वारा ही की जाए और इसका विवरण पूछताछ रजिस्टर में दर्ज किया जाए। वहीं प्रदेश के सभी जोनल एडीजी, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, रेंज व जिलों के पुलिस कप्तानों को उन्होंने गुरुवार को इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भेजा और उनका कड़ाई से पालन करने को कहा। और डीजीपी ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति या अभियुक्त को थाने पर पूछताछ के लिए लाने से पूर्व इस बात की पुष्टि जरूर कर ली जाए कि वह पूर्व से किसी रोग से ग्रस्त तो नहीं है और गंभीर रोग से ग्रस्त व्यक्ति या गिरफ्तार अभियुक्त को थाने पर कदाप न लाया जाए। जब किसी कारणवश थाने पर लाए गए व्यक्ति या गिरफ्तार अभियुक्त आकस्मिक रूप से बीमार हो जाता है तो उसका समीप के चिकित्सालय में तत्काल उपचार कराया जाए। वहीं मैं बात करूंगा मनीष जी की उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की जो डीएम है दिव्या मित्तल ने बाढ़ में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान लापरवाही पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी को फटकार लगाई। वहीं जब अपर जिलाधिकारी उनके साथ में थे उन्होंने बार बार डीएम से कहा कि मैडम यहाँ बहुत तेज धूप है, आइए बैठकर बात करें, उनसे आग्रह किया तो डीएम से साहब ने कहा कि अरे यार धूप भी तो है, आप रुको, पिघल नहीं जाओगे, थोड़ी देर रुकिए आप। ये सुनते मौके पर मौजूद अन्य अधिकारी भी सकपका गए और जो ये डीएम का अंदाज है वो लगातार जो है वायरल हो रहा है। मनीष बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त भी हो चला है विदाई लेने का, तो बता दें कि आज के प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हमने देश, दुनिया और राज्य स्तरीय तमाम बड़ी खबरों को जाना है कि वहाँ पर कौन सी बड़ी खबरें हैं जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, लोगों के बीच में चर्चा के विषय बनी है और क्यों बनी है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। कल इसी वक्त फिर होगी मुलाकात, तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।